वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के इतिहास का पहला अध्याय। और अध्याय का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की सारी एसएसटी एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। और कंप्लीटली कवर का मतलब यह है कि इसमें हम एनसीईआरटी के चैप्टर को कंप्लीटली कवर करेंगे। मतलब पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, हर एक पेज के साइड में जो बॉक्स या फिर कोई डायग्राम्स या फिर चित्र या मानचित्र में जो जानकारी दी होती है उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको भी इस कोर्स में शामिल किया गया है, ताकि आप अगर यहां से एनसीईआरटी को कवर करेंगे तो एनसीईआरटी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो या फिर बैंकिंग हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके आती हो, तो उस जीके का बेस होती है एनसीईआरटी। और उसकी तैयारी आप फ्री में घर बैठे हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर और चलते हैं स्क्रीन पर। तो आज के अध्याय का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें कौन से हजारों वर्षों की बात हो रही है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको समझना है भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास, एक है आधुनिक इतिहास। इनमें से प्राचीन इतिहास किसको कहते हैं? तो 700 ईस्वी से पहले के टाइम को प्राचीन इतिहास कहते हैं। 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य के समय को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। ऐसे ही 1750 ईस्वी के बाद के समय को आधुनिक इतिहास कहते हैं। इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ इस मध्यकालीन टाइम पीरियड को याद रखना है, 700 से 1750 ईस्वी, और 700 से पहले वाला प्राचीन, 1750 से बाद वाला आधुनिक इतिहास। तो ये जो क्लास 7th की इतिहास की किताब है ये पूरे मध्यकाल के बारे में है। और इससे पहले जो हमने 6th क्लास की इतिहास को पढ़ा वो थी पूरे प्राचीन इतिहास के बारे में। और इसके आगे आप क्लास 8th के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आधुनिक काल के इतिहास का वर्णन है। तो इस हिसाब से ये इतिहास को 3 हिस्सों में बांट के क्लास 6, 7 और 8 में 3 पार्ट्स में, हमारे अतीत पार्ट 1, हमारे अतीत पार्ट 2, हमारे अतीत पार्ट 3 में बांटा गया है। तो इस किताब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्यकालीन इतिहास के हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? तो इसका आंसर में पहला पॉइंट है, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत को विभिन्न कालखंडों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब इतिहासकार विभिन्न काल की आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं को देखते हुए उनको अलग अलग कालों में विभक्त करते हैं। जैसे इसी आधार पर भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास। जैसा ऊपर अभी हमने देखा, प्राचीन इतिहास 700 ईस्वी से पहले के समय को प्राचीन इतिहास माना जाता है। फिर मध्यकालीन इतिहास 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। यह अभी हम ऊपर डायग्राम में समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक इतिहास 1750 ईस्वी के बाद के समय को आधुनिक इतिहास माना जाता है। मतलब मेन मध्य को याद रखो, अब मध्य से पहले वाला प्राचीन, बाद वाला आधुनिक। इसके अलावा एक और पॉइंट है 6th, इसके अलावा अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश। मतलब ये भी एक नया वर्गीकरण है जो हमें ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ शामिल किया गया है। तो अंग्रेज़ों का मानना ये था कि जितने टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स भारत में आए, उनको गुलाम बनाए रखा, वो टाइम पीरियड तो रहा ब्रिटिश। इसके ब्रिटिश टाइम से पीछे जाएं हम तो यहाँ पर मुग़ल बादशाहों, फिर दिल्ली सल्तनत, सारे मुस्लिम शासकों का शासन था, तो इस पीरियड को इन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री में रखा। फिर उससे पीछे जाएं तो यहाँ पर हिंदू राजपूत शासकों का शासन था, जिसे हिंदू इतिहास के नाम से वर्गीकृत किया है। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय हिस्ट्री को इन 3 हिस्सों में भी बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? मतलब मध्यकाल की जानकारी हमें किन चीज़ों से मिलती है? जिन चीज़ों से मिलती है वो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत होते हैं। तो आंसर में पहला पॉइंट है,
मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत लिखित सामग्री है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लिखित सामग्री मध्यकाल की है वही इसका बड़ा स्रोत है, क्योंकि मध्यकाल में बहुत सारी लिखित सामग्री मिली है। इसके अलावा सिक्के, शिलालेख व स्थापत्य, स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला आदि भी इसमें शामिल हैं। मतलब लिखित सामग्री तो मध्यकाल की बहुत मिली है, इसलिए ये तो मध्यकाल की जानकारी का पहला स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा सिक्के भी मिले हैं मध्यकाल के, शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखे हुए लेख भी मिले हैं, और इस काल के बहुत सारे भवन भी मिले हैं जिसे स्थापत्य कला कहते हैं। तो इनसे भी हमें मध्यकाल की जानकारी मिलती है, इसलिए ये सब मध्यकाल की जानकारी के स्रोत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में लिखित सामग्री बढ़ने के क्या कारण थे। तो पहले क्वेश्चन के मतलब को अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन ये है, मध्यकाल में जो लिखित सामग्री एकदम से बढ़ी, इसके क्या कारण थे, क्यों ये एकदम से तेज़ी से बढ़ी। तो इसका पहला कारण है, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। मतलब दो खास बातें हुई कि एक तो कागज़ सस्ता भी हो गया है और बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी हो रहा है, मतलब आसानी से मिल भी रहा है। तो कागज़ सस्ता भी है और मिल भी रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छपने लगी, ज़्यादा चीज़ें छपने लगी तो लिखित सामग्री बढ़ने लगी। ये था पहला कारण। दूसरा कारण, धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, उपदेश, अर्जियाँ, करों के खाते आदि, इन सब में लिखाई का प्रयोग होने लगा। मतलब मध्यकाल में चाहे वो धर्म ग्रंथ हो वो भी लिखित रूप में होने लगे, शासकों के वृत्तांत हो मतलब शासकों से जुड़ी हुई जीवन की कहानियाँ वो भी लिखित रूप में लिखी जाने लगी, शासकों के उपदेश भी, अर्जियाँ जो लोग डालते थे शासकों के सामने, अर्जियाँ मतलब अपील करते थे, सारे काम लिखित रूप में होने लगे मध्यकाल में। तो इतने सारे काम लिखित रूप में होंगे तो लिखित सामग्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण, शासक, धनी व्यक्ति, मठ तथा मंदिर सभी पांडुलिपियां बनवाने लगे। इन पांडुलिपियों को अभिलेखागारों में रखा जाता था। मतलब कि यह था कर लेना है। मतलब यह है कि इस काल में चाहे वो शासक हो, धनी व्यक्ति हो, मठ या मंदिर हो, ये सब पांडुलिपियां बनवाने लगे। अब पांडुलिपियां क्या होती है, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपियां कहते हैं। और इतिहास में जो किताबें स्टार्टिंग में लिखी गई हमारे भारत में वो हाथ से ही लिखी जाती थी, इसीलिए उनको पांडुलिपियां कहा गया। और इन पांडुलिपियों को जहाँ रखा जाता था उसे अभिलेखागार कहा गया। ये अगले पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। मतलब कि अभिलेखागारों में सारी पांडुलिपियों और अन्य लिखित दस्तावेज़ों को एक साथ रखा जाता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, मध्यकाल के दौरान हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की जानकारी दें। मतलब ये जो पूरा मध्यकाल जिसके बारे में हम इस पूरी किताब में पढ़ने वाले हैं, इस मध्यकाल में क्या क्या प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए। तो पहला पॉइंट है, मध्यकाल में अनेक तरह के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ये चीज़ें मध्यकाल से पहले नहीं हुई थी, इस बार होने लगी। तो इसका मतलब ये मध्यकाल की एक नई खोज हुई, एक प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुआ। अगला परिवर्तन, नए तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय या कॉफ़ी। तो ये चीज़ें भी मध्यकाल से पहले नहीं थी, इसी काल में इनकी खोज हुई, तो ये भी एक तरह का नया प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हो गया। फोर्थ, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। मतलब कि ये मध्यकाल जो है इसमें कई सारे आर्थिक परिवर्तन भी हुए, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, इसलिए ये विभिन्न तरह के परिवर्तनों का काल रहा। तो बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, मध्यकाल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। मतलब प्रमुख धार्मिक क्या क्या परिवर्तन हुए, धर्म के मामले में क्या क्या परिवर्तन हुए वो हमें समझना है इस आंसर में। तो आंसर का पहला पॉइंट है, मध्यकाल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। इस युग में उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। इसको धर्मों कर लेना है। तो पॉइंट का मतलब ये है कि इस मध्यकाल के दौरान बहुत सारे धर्मों में परिवर्तन भी आए और कुछ नए धर्मों का आगमन भी हुआ। तो ये क्या हो गया, एक धार्मिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा जैसे हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा का आरंभ हुआ। जैसे मध्यकाल से पहले तो भारत में अलवार और नयनारों के रूप में विष्णु और शिव भक्ति चल रही थी, लेकिन अब मध्यकाल में नए नए देवी देवताओं का भी
आगमन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक धार्मिक बदलाव हुआ। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा, मतलब मध्यकाल में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए, तो ये भी एक धार्मिक परिवर्तन है। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, मतलब समाज में पुरोहित जो थे, जो ब्राह्मण के ही ज्ञान देने वाले लोग हुआ करते थे, अब उनका समाज में महत्व काफ़ी बढ़ने लगा। मतलब पुरोहित ने जो कह दिया समझो वो धर्मशास्त्र हो गया, धर्म का एक नियम हो गया, तो वो सब लोग फॉलो करते थे, तो इसीलिए पुरोहितों का महत्व बढ़ने लगा। पांचवा है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। मतलब इसी मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, जिसमें भक्ति संतों ने हिंदू धर्म में भक्ति को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, तो ये भी एक बड़ा धार्मिक परिवर्तन था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, पुरानी शब्दावली किस प्रकार समय के अनुसार बदल जाती है? या यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? मतलब समय के अनुसार किसी क्षेत्र के जो नाम बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, वो किस तरह से समय के अनुसार बदलते हैं, वो हमें इस आंसर में समझना है। तो आंसर का पहला पॉइंट है, समय के साथ साथ शब्दों के संदर्भ बदलते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे समय बदलता है तो जो पहले हमने कुछ शब्दों को प्रयोग किया था, अब उसका अर्थ बदलने लगता है। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे 13वीं सदी में फ़ारसी इतिहासकार मिन्हास-ए-सिराज ने सल्तनत के सुल्तान के अंतर्गत आने वाले पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मतलब आज जो हम हिंदुस्तान जानते हैं, इसका क्षेत्र कुछ अलग है, और पहली बार जब 13वीं सदी में मिन्हास-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा था जो सुल्तान के अंडर में आता था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। तो बस उतने ही क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन समय के अनुसार हिंदुस्तान शब्द का क्षेत्र और अर्थ बदलते गए। तो जैसे कि आपने देखा, पहले हिंदुस्तान अलग था, आज हमारे पूरे भारत के मैप को हिंदुस्तान कहते हैं, और इसका अर्थ भी बदल गया है। पहले वो सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था, अब हिंदुस्तान एक पूरा देश कहलाता है। ऐसे ही 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल के लिए किया। मतलब बाबर ने जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत और उसके पड़ोसी देश, इस पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान एक अलग ही देश है। तो ये हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक ही शब्द है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार उसका मतलब बदलता जा रहा है। पांचवा पॉइंट है, उदाहरण के लिए वर्तमान में विदेशी शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, लेकिन अतीत में गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति को विदेशी कहा गया। मतलब आज हम विदेशी किसको कहते हैं? जो हमारे देश के बाहर का आदमी हो तो उसे विदेशी कहते हैं, लेकिन पुराने समय में एक गांव में दूसरे गांव से कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए तो वो उसको विदेशी कहते थे कि विदेशी आदमी है, बाहर से आया है। तो विदेशी शब्द का मतलब भी समय के अनुसार बदलता रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा कि हर एक शब्द का मतलब समय के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बदलता रहता है। तो यहाँ आज का ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अभी आधा चैप्टर और बचा हुआ है, और अगर हम सारा चैप्टर एक साथ करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। यहाँ तक ये हो गया पार्ट 1, बाकी का जो चैप्टर बचा है वो पार्ट 2 में कर रहे हैं, और पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके आप नेक्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।